घर भोला भाई पटेल, जन्म सन 1984 ई, निधन सन 2012 ई, डॉ। भोला भाई पटेल गुजराती भाषा के साहित्यकार हैं। उनका जन्म महसाणा, गुजरात निकट सोजा गांव में हुआ था। बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में BA की उपाधि प्राप्त की थी। गुजरात यूनि में हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे। डॉ। भोला भाई पटेल की प्रमुख रचना में अधुना, विदिशा, कांचनजंघा, अज्ञेय एक अध्ययन आदि है। उनको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजराती साहित्य सभा की ओर से रणजित राम सुवर्ण चंद्रक, हिंदी साहित्य सेवी सम्मान का श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान, भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं। लेखक की मां पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगती हैं। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते हैं। घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहां के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। इसलिए शादी मृत्यु जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी नाता ही नहीं बंध पाया है। वे हमें भी आगंतुक ही मानते थे, इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आता था, जिससे घर की एक मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते, इसीलिए बूढ़ी मां की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। योग्य ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही। ऑफर ठीक था और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था, इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न ही नहीं था। परंतु उसी क्षण से मन में टीस सी उठी। बार बार मन को व्यग्र बनाता विचार आने लगा कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजूरी करके घर बनाया था। पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी मां ने शहतीर तक गाड़े के तसले चढ़ाए थे। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए मां पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। इसी घर में ही हम सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म भी हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए, यह घर उनका साक्षी है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे। एक दिन उस आंगन को पार कर कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर पर गांव पढ़ने गए। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। यहीं बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। यहीं पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोलाचाली और झाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्रभक्ताएं हुई थीं। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल, बछड़े बांध जाते थे। इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लीपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थीं और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर हैं। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है, वह भी बंद है। मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहती थीं। उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए। वर्षों तक जहां वे रेत घड़ी लेकर रोज सामयिक करती, उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखाई देता है।
सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में परंतु कुंवारा ही चल बसा। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा उसने आंगन के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है। इस तरह सब बदल चुका है। फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। पुराना है तो भी है तो पुश्तैनी घर। वह घर है, 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। घर न होने पर घर की भावना भी अच्छी है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है। यदि गांव में जाना ही न हो तो वहां घर रखने का क्या अर्थ है? अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें तो भी अंत में निकाल देने का ही निर्णय लिया। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सपरिवार अपने उस घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा। हमेशा के लिए निकाल देना है तो एक बार उस घर में सब एक साथ रह लें। और फिर लंबे समय के बाद वह बंद घर खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवारजनों से वह सूना घर गूंजने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी मां करीब करीब उदास रहती। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। वह भी यहां आकर सबके बीच प्रसन्न लगी। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। दालान में जहां मैं हमेशा बैठता, जहां बैठकर पहली बार ककहरा लिखा और जहां बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था, वहां जाकर बैठा। वहां भीत से टेक लेते ही वह अंदर से मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा। वह कह रही थी, एक तो इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए। मैं व्यग्र हो गया। आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहां खाली नाद थी। खूंट थे परंतु ढोर डंगर नहीं थे। परंतु उस ओर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। मैं एकदम खड़ा हो गया। शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन देखता रहा। घर की यह खपरेल, कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। यहां तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थीं और यहीं दादी दादा और पिताजी की अर्थियां बंधी थीं। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रूंध गया हो। घर के अंदर के कमरे में गया। बंद जर्जरित कमरा, अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। वह सब तो कब का निकाल दिया है, परंतु अभी भी कोने में दही बिलौने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी है। मैं यहां जन्मा था, मेरी संतानें भी। अब बीच के खंड में जहां हम खाना खाते थे, वहां से होकर फिर दालान में आता हूं। मां अकेली बैठी हैं। सब इस समय इधर उधर हैं। देखता हूं कि बूढ़ी मां रो रही हैं। मां को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। अब अधिक दिन निकाल सकें ऐसा भी नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा, यह क्या, तू रो रही है मां? और वह जोर से रो पड़ी, यह घर। बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी, उतना मां इस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकियों के बीच उसने कहा, यह घर, मैं जी रही हूं तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूं, फिर तुम लोग जो चाहो। परंतु मां, तूने ही तो कहा था। कहां होगा, परंतु वापस यहां आने के बाद। नहीं, इसे तुम मत बेचो। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। मां को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी जीवंत है, उसे अभी जगत में जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो मां बस दिन गिन रही हैं, परंतु घर के प्रति उसका यह गहरा राग, घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था। परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाता था। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर मां के आसपास बैठ गए थे। मां को समझाने का प्रयत्न करने लगे। हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे।
इसी घर के पैसों से तुम कहोगी वैसा ही। मां ने कहा, मैंने इस घर की शहतीर तक ईंटें चढ़ाई हैं। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ, परंतु यह घर तो। छोटा भाई समय की नजाकत समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय रुक जाओ, ये घर देंगे तब तुमको ही देंगे। मैंने देखा कि हम सबकी छाती पर से एक पत्थर सा हट गया था। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा मां का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट गृह देवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हुआ था। अनुवाद डॉ. आलोक गुप्ता।